ठीक है, इंटीग्रेशन। सो इट्स ए मैथमेटिकल प्रोसेस लाइक डिफरेंशिएशन, राइट। डिफरेंशिएशन में पहले समझा था कि व्हाट इज दैट फंडामेंटली एंड देन हाउ टू प्रोसेस दिस। अब इसमें भी वही चीज़ है कि पहले ये चीज़ है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है, पहले वो समझेंगे। तो पहला पार्ट आएगा मोटिवेशन क्या है इसको करने का, फिर क्या है वो बाद में बता देंगे, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। पहली चीज़ है मोटिवेशन, बैकग्राउंड, इंटीग्रेशन। मैनी टाइम्स फिजिक्स में हमें एक रिक्वायरमेंट होती है एरिया अंडर कर्व्स निकालने की, एरिया अंडर ग्राफ्स। ये रिक्वायरमेंट हमको एज अ फिजिक्स सब्जेक्ट में टाइम टू टाइम हैंडल करनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ये एरिया है इस तरीके का, ठीक, ये कर्व है इस तरीके का। मुझे किसी ने पूछा कि इस पॉइंट से लेके x इक्वल टू 0 से लेके एक लेट से x इक्वल टू x1 तक, आइडिया, अगर मैं इस रीजन में ट्रैवल करूं और आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, ऐसी जरूरत पड़ती है हमको फिजिक्स में बहुत बार कि इस तरह के कर्व्स का एरिया निकालने की। अब ये कोई शेप, फिक्स शेप तो है नहीं, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये सर्कल है, इट इज नॉट एनी ऑफ द स्टैंडर्ड, ना ट्रेपेजियम है, दिस इज नो स्टैंडर्ड शेप। अभी स्टैंडर्ड शेप नहीं है, कोई नॉन स्टैंडर्ड कर्व है, अभी कैसे निकालें ये एरिया, दैट इज द टारगेट। सो इंटीग्रेशन को लेके क्यों आए अंकल न्यूटन, क्योंकि न्यूटन को ये रिक्वायरमेंट फील हुई कि कई बार हमको फिजिक्स में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो कैसे हम सॉल्व करें इसको। तो पहले जरा इसको एक बेसिक तरीके से हम समझते हैं कि कैसे ये डेवलप हुआ होगा। मान लो कर्व कुछ ऐसा होता, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कर्व बड़ा सिंपल होता, कर्व मेरा ऐसा होता, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब मैं पूछता कि भाई इसको x इक्वल टू 0 से एक x इक्वल टू x1 वैल्यू है, ये एरिया निकालो। तो आप बोलते सर ठीक है, बहुत सिंपल है, फिर तो मुझे एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, मान लो ये वैल्यू है y1, ये वाली वैल्यू y1 है x1 के करस्पॉन्डिंग, तो एरिया हो जाएगा x1 इंटू y1, this is this into this. Yes, this is easy. But अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का कर्व है तो अब कैसे करें। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लेट से हमको यहाँ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x1 तक ये एरिया निकालना है, ठीक है। What we do is, understand, what we do is we take a very very thin strip, of this area. Now अगर इस स्ट्रिप को देखें, राइट, ये वाली जो हमने स्ट्रिप कट करी है, इसका थिकनेस हमने बहुत कम रखा है, मतलब इट इज सो लेस कि विद इन दिस थिकनेस दिस लेंथ कैन बी टेकन एज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जैसे ये कर्व था, अभी यहाँ से यहाँ गया तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया। बट अगर आपने इसको बहुत छोटा कर दिया, मतलब छोटे से भी छोटा, मतलब ये भी मैं बहुत बड़ा बना रहा हूँ जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, बट इट्स गोना बी अ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब एकदम थ्रेड जैसे समझो। दिस थिकनेस, इसको हम बोलते हैं, सिंस इट इज़ वेरी वेरी लेस, उस दिन मैंने बताया था dx क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो ये x एक्सिस पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस स्ट्रिप को, ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको हम बोल देते हैं dx क्या होता है आपको याद है, dx इज यस डेल्टा x टेंडिंग टू 0, स्मॉल चेंज इन x, राइटली से। तो ये हम इसको छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, छोटे से और छोटा, छोटे से और छोटा, छोटे से और छोटा, एकदम छोटा, ये 0 के पास पहुंच गया। उस टाइम पे हम बोल सकते हैं हाँ, नाउ आई कैन टेक दिस एज अ स्मॉल रेक्टेंगल
डू यू एग्री गाइस कि इस स्ट्रिप को हम एक रेक्टेंगल एज्यूम कर सकते हैं? अभी इसका एरिया क्या होगा? इस करस्पॉन्डिंग, लेट्स से कोई जनरल एक्स है, ये x1 नहीं है, ये 0 नहीं है, लेट्स से सब जनरल x है। इस जनरल x के लिए ये कोई जनरल y है, ठीक है, जनरल y है। तो अभी इसका जो एरिया होगा, ब्रेड्थ dx इंटू दिस लेंथ, सो ये हो गया y इंटू dx स्पेस। भाई y मेरा ये होगी, ये ऐसी छोटी सी स्ट्रिप है, देखो ऐसे इसको अलग करें अगर इस तरीके से, तो ये दिस इज dx एंड दिस करस्पॉन्डिंग इज y, सो y dx इज द एरिया। अब ये छोटा सा एरिया है, इसलिए इसको नाम बोलेंगे a नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे d ऑफ a, बिकॉज dx के करस्पॉन्डिंग ये छोटा एरिया है d। यहां से हमने स्टार्ट किया, चलो इतना तो निकाल लिया। अब चाहिए हमको क्या था? चाहिए था पूरा ये एरिया। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसी ही छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट करते जाएं और उनका एरिया ऐड करते जाएं, उनका एरिया हम ऐड करते हुए चले जाएं गाइस, सो विल वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया व्हिच वी वांटेड टू फाइंड, राइट? तो इसको हम बोलते हैं कि भाई टोटल एरिया मेरा विल बी समेशन ऑफ all these small, ये summation sign है, this is the summation sign, this is a summation sign। इनका हम नाम दे देते हैं 1 2 3, और लेट्स से ये कोई नंबर n की स्ट्रिप है, 1 2 3 से हम काउंट कर रहे हैं स्ट्रिप को, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ n। तो इसको हम बोल सकते हैं i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n तक। इसका मतलब ये है पहली स्ट्रिप से लेके nth स्ट्रिप तक हम सबको सम कर रहे हैं, सबके एरियाज निकाल रहे हैं दिए, और समेशन मतलब उसको ऐड करते जा रहे हैं। मतलब ये अगर मैं लिखना चाहूँ अलग से तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको कि a इज इक्वल टू dA1 प्लस dA2 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ प्लस dAn1। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, राइट? इन छोटे छोटे से एरियाज को मैं जोड़ता जा रहा हूँ, इसको मैंने इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, इसे बार बार लिखना पड़े। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड, दिस इज समेशन साइन, i इक्वल टू 1 से लेके n तक जा रहे हैं और dA करते जा रहे हैं। बट ये समेशन कैसा है? ये हम इस समेशन को बोलते हैं कि ये डिस्क्रीट नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस समेशन है। क्यों? क्योंकि हम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू x1 तक ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स कटेंगी सबको हमें ऐड करना है, इससे कंटिन्यूअस समेशन। इस कंटिन्यूअस समेशन ना कभी डिस्क्रीट नहीं हो सकता। जैसे समझो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का क्या वैल्यू है, डिफरेंस है। आपके पास लेट्स से मान लो 1 kg शुगर है पाउडर वाली, ठीक है? सो यू कैन हैव अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसमें से 1 ग्राम में निकाल सकते हो, टेक्निकली स्पीकिंग 0.5 ग्राम में निकाल सकते हो, राइट? 10 ग्राम भी निकाल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन, दिस इज अ कंटिन्यूअस थिंग। बट अगर मैं बोलूँ आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं, ठीक है? तो आप इसमें से कितने निकाल सकते हो? 1 या फिर 2 या फिर 3, राइट? 1 और 2 के बीच में इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? इधर 1 और 2। सो दिस इज डिस्क्रीट, दिस इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे जो हम समेशन देख रहे हैं गाइस, ये कंटिन्यूअस समेशन है। वी कैन नॉट डायरेक्टली जंप फ्रॉम 1 to 2। तो मैं लिखने के लिए लिख दिया को समझाने के लिए, बट वी कैन नॉट डायरेक्टली जंप फ्रॉम 1 to 2। इट इज कंटिन्यूअस समेशन। 0 से लेके x1 तक कंटिन्यूअसली स्ट्रिप्स इनको सब अगल बगल एकदम लगी हुई हैं, इनको बस हमको ऐड करते हुए जाना है, बिल्कुल ऐड करते हुए जाना है सबको। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट। हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, A will be integration. This is summation का दूसरा साइन integration. It is summation only, but it is continuous. There is no discrete. Everything is continuous.
समेशन ऑफ डी ए। डी ए क्यों? क्योंकि डी ए वॉज आर स्मॉल एरिया, इसको हम सम कर रहे हैं। नाउ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? डी ए क्या था हमारा? वाई डी एक्स। डी ए क्या था? वाई डी एक्स। लेट्स गो बैक। डी ए वॉज वॉट? वाई डी एक्स। तो वाई डी एक्स लिख दिया। कहां से कहां तक? हमें x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना था और x इक्वल टू x1 पे खत्म करना था, क्योंकि उसने हमको प्रॉब्लम मेकर ने यही बोला कि भाई 0 से लेके x1 तक ये जो एरिया है इसको निकालो, ये वाला एरिया, ये वाला। इसलिए तो हमने 0 से स्टार्ट किया, स्ट्रिप काटना शुरू किया, कंटिन्यूअस समेशन करते गए और x1 तक चले गए, x1 पर रुक गए। तो x1 पर रुक गए तो ये हो गया। इसको हम ये x नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली लिखने का तरीका ये है, एरिया विल बी इक्वल टू 0 to x1। अब ये ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट x, क्योंकि एरिया ऑफ वेरिएबल क्या है हमारा? x, राइट? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज dx विच इज x। सो ये दिस इज ऑब्वियस कि ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x1 तक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर सर ये तो आपने बना दिया इंटीग्रेशन का साइन, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, जिसने भी आपको ये कर्व दिया होगा, तो उसने जब आपसे इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन वो डाल रहा है कि आप मुझे एरिया बना के दो, माना कि ये सर्किल नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये कोई भी स्टैंडर्ड शेप नहीं है, लेकिन बॉस कोई तो ये रिलेशन होगा ना y और x का। या तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, या y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x होगा, कुछ तो होगा ना। आपको, आपने ये कर्व ड्रॉ किया है तो आपको रिलेशन तो पता होगा, वो रिलेशन मुझे बताओ। तो हम इसमें करते क्या है कि बस y रिप्लेस करके जो करस्पॉन्डिंग उसका रिलेशन से, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, ऐसा मानते कि अगर होता तो हम क्या करते, ये एरिया हो जाता 0 to x1, instead of y we will write x square dx, एंड इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। वो 2x। नहीं, वो डिफरेंशिएशन, इसका उल्टा फॉर्मूला है, अभी पढ़ेंगे, पढ़ानी है। वी हैव फॉर्मूला फॉर दिस, सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, हम निकाल लेते हैं इसको। No, good that you asked. See, dx is the variable of integration। जैसे कि समझो कि मान लो ये दो अलग चीज़ें हैं, जैसे अभी x और एक नंबर लिखा हो z, अभी इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, बिकॉज दे आर नॉट, आई मीन एक्स जेड ही रहेगा ये। नाउ दिस इज नॉट दिस x, और ये dx इज जस्ट वन थिंग, दिस इज वन aspect you can say. This cannot be multiplied here because जैसे ना कि मान लो मैं sin x अपॉन x लिखा है, तो ऐसा नहीं कि मैं x कट कर दूंगा, राइट? क्योंकि ये sin और फिर मतलब दिस इज वन थिंग, वैसे ही दिस इज वन थिंग ऑपरेशन, ठीक है? सो इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। अब हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होना चाहिए, जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूलाज है गाइस, वैसे हमारे पास इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूलाज है। इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला जो हमको लगने वाले हैं वो मैं आज आपको बता देता हूँ। अब ये धीरे धीरे हम फॉर्मूलाज के लिए अपनी बढ़ाते रहेंगे, एनहांस करते रहेंगे। सो पहला सबसे बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। तो जितने भी आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूला देखोगे ना, उसमें ये dx रहेगा, उसमें ये dx रहेगा। ये मतलब ये वेरिएबल जिस पे इंटीग्रेट हो रहा है, एंड दिस इज योर इंटीग्रेशन वेरिएबल dx। यू कैन ओनली अप्लाई दिस फॉर्मूलाज व्हेन दे आर सेम। मतलब जैसे अगर मेरे पास किसी ने ये लिख दिया y की पावर n dx, आई कैनॉट अप्लाई द फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला यहाँ पे x जो दिख रहा है और यहाँ पे जो x है वो सेम है, ठीक है? क्योंकि अभी आपने पूरा इसका बेसिक, कहते हैं ना कि कैलकुलस का बेसिक अभी पूरा एक, हम ये टेकिंग है जंप, तो कुछ चीज़ें वो कम समझ में आएंगी, लेट इट बी। मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना समझो कि ये x और ये dx का जो x है ये बस सेम दिखना चाहिए, तो आप उसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। ये फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
और प्लस इसमें एक आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो एक विच कैन बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट. C is any arbitrary constant. मतलब C can be 1, 2, 3, 1.1, -3, any number you can take. It is any, C can be any number. यहाँ पे आप ध्यान देखो तो यहाँ पे लिमिट्स नहीं है. यहाँ पे जो जैसे आपको बताया था, तो हमने एक डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट से डेफिनेट यहाँ तक लेके गए थे वैल्यू तक. जो ये फॉर्मूले में कोई डेफिनेट वैल्यूज़ नहीं है, इसीलिए ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया है. लेकिन नॉर्मली जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन करने वाले हो, जब भी ये डेफिनेट वैल्यूज़ रहेंगी तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा. ठीक है. तो जैसे मान लो मैंने एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है मुझे, x इक्वल टू 2 से 3, ठीक है, और है x dx. इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग. ठीक, x इक्वल टू 2 से 3 x dx. तो पहले हमें इन लिमिट्स को नहीं देखना है, हमें देखना है ये क्या है, x dx. तो सर ने मुझे फॉर्मूला क्या बताया था? सर ने बताया था सर x की पावर n dx, इसका रिजल्ट आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1. तो यहाँ पे n क्या है? 1. दिस इज पावर ऑफ x, दिस इज 1 हियर. हाँ, सो दिस विल बी x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, दिस बिकम x²/2. नाउ आई वुड हैव गॉट अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैड देयर बीन नो लिमिट्स. अभी लिमिट्स लगी हुई है इसलिए ये अंकल नहीं आएंगे. Whenever you are doing a definite limit integration, there will be no arbitrary constant. Result is this only. अब इसमें हमको लगानी होती हैं लिमिट्स, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2 और 3. जो लिमिट्स यहाँ लिखी है ऊपर नीचे, ये ऐसे लिखा हमने. यस, अगर लिमिट नहीं होती, अगर सिंपल मैं बोल रहा हूँ x² dx या x dx, अगर लिमिट नहीं थी यहाँ पे तो रिजल्ट वुड हैव बीन सेम, बट +1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये आता है हमेशा. ठीक है. ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैलकुलस कैसा है कि दिस कैन टेक एनी वैल्यू, बट इफ प्रॉब्लम्स गिव यू सर्टेन कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उस कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन से हम इसको असर्टेन कर सकते हैं. अभी कंफ्यूज मत हो आप, आपकी लाइफ में ये ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं है. आप लोगों को जो इंडिकेशन मिलने वाला है वो फिजिक्स में वो डेफिनेट होने वाला है. ठीक, ये आ गया 2 से 3. अब आप क्या करोगे? जो अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है, वट एवर यू ऑब्जर्विंग, इस फंक्शन की वैल्यू आप x इक्वल टू 3 पे निकालोगे, राइट, और माइनस साइन लगाओगे एंड फिर x इक्वल टू 2 पे निकालोगे. मतलब जैसे कि ये वैल्यू हो जाएगी 3²/2, फिर एक माइनस. 3² क्यों हुआ? आई हैड पुट x इक्वल टू 3. ठीक है. फिर आया -2². क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे आया ऐसे डिवाइड बाय 2. ये 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों में ही 2 है. दिस इज योर रियल वैल्यू. दिस इज 9/2 - 4/2. सो दैट इज 5/2 माय डियर. दैट इज द फाइनल आंसर. समझ रहे हो बात को? कि अपना आंसर, क्वेश्चन क्या था कि 2 to 3 इंटीग्रेशन x dx करना है. 2 to 3, तो पहले फॉर्मूला लगाया n+1 अपॉन n+1, आंसर आ गया x²/2. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज पुट द लिमिट्स. पहले आप लिमिट्स की वैल्यू डालोगे 2 और 3 एज इट इज, 2 और 3. समझ रहे हो? और उसके बाद पहले अपर वैल्यू पे वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू, अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू इज द. ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है. क्योंकि देखो हमने किया क्या है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ इफ यू कम बैक टू दिस, थोड़ा सा अगर आप समझदार हो, जो प्रोसीजर है वो तो सिर्फ एक स्टेप, दिस इज जैसे प्रोसीजर, बट कर क्या रहे हैं हम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक इस पूरे कर्व का एरिया निकाल रहे हैं. तो
तो अल्टीमेटली आपने किया क्या था जब आपने इसको x dx किया? जैसे आपको मैं इसका एक लिमिट उस तरीके से एग्जांपल देता हूँ। अगर y इक्वल टू एक्स हमारे पास कर्व होता, y इक्वल टू एक्स से कर्व होता तो एक स्ट्रेट लाइन होती, गाइस होती कि नहीं होती? स्ट्रेट लाइन होती। तो ये स्ट्रेट लाइन होती। अभी इंटीग्रेशन भूल जाओ, ये तो आप खुद से भी निकाल सकते हो। हमने बोला था x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3, राइट? यही तो बोला था, ये एरिया निकालो। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, सॉरी, इस क्वेश्चन पे अगर आप आओगे यस, x dx, राइट? तो यहाँ पे क्या था, एक्चुअली स्टार्ट किया होगा हमने y dx से, फिर चूंकि y इज इक्वल टू x अपने को दिया था तो हमने इसको लिखा होगा x dx और लिमिट 2 से 3। तो मतलब इस कर्व का एरिया निकाला है हमने लिमिट 2 से 3 के बीच में। तो अगर इसको हम नॉर्मली निकालते तो कैसे निकालते? इसको हम नॉर्मली अगर निकालते तो डियर इस तरीके से कुछ निकालते। देखो, ये y इक्वल टू एक्स मेरा कर्व है, ये x इक्वल टू 2 वाली लाइन है, ये x इक्वल टू 3 वाली लाइन है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, राइट? सर ठीक है, अगर ये तो ट्रेपेजियम बन रहा है, अगर इसका मुझे एरिया निकालना होता तो क्या होता? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 2 + 3, भाई ये 2 है, ये 3, सॉरी ये अलग है, ये भी, हाँ ये भी 2 ही होगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू, ये भी 3 होगा। सो ये लेंथ 2 हुई, ये लेंथ 3 हुई, इनटू द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी इनके बीच की? 1। वही एरिया आया। बात समझ रहे हो कि कॉन्सेप्चुअली दोनों चीज सेम है। यहां पे हम ये क्यों कर पाए? क्योंकि मुझे मालूम था कि ये ट्रेपेजियम बन रहा है, इसलिए कर लिया मैंने ये। अगर ये ट्रेपेजियम ना होकर कोई और शेप होता, कोई आर्बिट कर्व होता, तो मैं कैसे निकालता इसको? तो अगर जैसे मान लो ये चीज मैं आपको देता इसके लिए बना के, मान लो ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3, ये मुझे एरिया निकाल के दो। अब थोड़ी ना ये ट्रेपेजियम है आप बना के दे दोगे मुझे, तो अब आपको वही करना पड़ेगा जो अभी हमने सीखा है। ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस एरिया को हम लिख सकते हैं, इस एरिया को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 to 3, x इक्वल टू 2 से चल रहे 3 तक जाना है, y dx, y क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर dx। पिछले वाले में x dx था बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन, राइट? ये एक्स स्क्वायर dx है। तो अब आपका आंसर आ जाएगा, x की पावर 2 है, फॉर्मूला क्या है x की पावर n का? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। समझ में आया? तो अब फॉर्मूला में n क्या आएगा? 2 आएगा, तो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1, लेकिन लिमिट्स लगानी पड़ेंगी 2 से 3। ये क्या हुआ? x³। ये क्या हुआ? बाकी मैथ्स अपनी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैथ्स ही अलग हो गई है, सब कुछ सेम है, बट एक नया ऑपरेशन आप सीख रहे हो। ये हो गया 2 to 3। सो अपर लिमिट पे वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू। तो अपर लिमिट मतलब 3³/3, इस चीज की वैल्यू 3³/3 माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू 2³/3, ये हो गया। अब इसको इवैल्यूएट कर लो, 3³ क्या हुआ? 27/3 माइनस 8/3, ये 9 हो गया। सो 9 माइनस 8/3, तो 9 3 जा 27 माइनस 8 हुआ 19/3। ठीक, बाकी प्रोसेस सेम है गाइस, लेकिन अभी इसको अप्रिशिएट करो। अगर हमारे पास ये टूल नहीं है तो हम इस एरिया को नहीं निकाल सकते थे। वी हैव दिस टूल बिकॉज अदरवाइज
ये स्टैंडर्ड शेप ना होने की वजह से, ये वाला जो शेप है, ये स्टैंडर्ड शेप ना होने की वजह से हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। हाँ, एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता था कि हम इसको एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते और जितने स्क्वायर्स इसमें आ रहे हैं उनको काउंट कर दें और उसको एक स्क्वायर के एरिया से मल्टीप्लाई करते और मतलब यू नो दैट्स हाउ एक्साइटिंग दैट वुड बी टू डू, है ना। तो बिल्कुल एक्साइटमेंट होगा नहीं उसमें और वो स्केलेबल भी नहीं है। अब हमारे पास एक टूल है कि हम किसी भी आर्बिट कर्व का मुझे कोई ऐसे बना के दे दे, इसका एरिया निकालो, मैं बोलूँगा निकाल दूंगा। आप मुझे रेंज बताओ भाई, कर्व तो कंटिन्यूअस यहाँ से भी इधर से लेके आगे तक जा रहा है, इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है। आप मुझे रेंज बताओ ना अपना, कहाँ तक चाहिए आपको। तो बंदा रेंज बताएगा मुझे कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये लेट्स से x=x1 एक वैल्यू है, ये x=x2 वैल्यू है, ये कर्व है y, ठीक है, ये है वेरिएबल x, यहाँ पे y है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, x1 से x2 तक y dx करना है। y dx क्यों करना है, फिर से बता रहा हूँ y dx क्यों करना है, क्योंकि आप छोटी स्ट्रिप्स जो काटते हो इसमें करस्पॉन्डिंग जो ये लेंथ होती है हमेशा y होती है। तो ये y हुआ और ये dx हुआ। मान लो आपने यहाँ पे स्ट्रिप काटी होगी तो यहाँ पे तो ये dx ही रहेगा क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप है। अभी इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला y होगा। तो आप वही तो कर रहे हो, छोटे छोटे y dx निकाल के इंटीग्रेट कर रहे हो और सबको ऐड कर रहे हो। तो दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है। कई बार हम इसको करना सीख जाते हैं बट इसके पीछे का स्टोरी क्या समझ नहीं पाते। ये y dx का मतलब ये है कि x हमारा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y उस पर डिपेंड कर रहा है। देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन y and x that will be given to us. Now if someone is asking us to find area under this curve, so what my job is to cut these thin strips और उनका y dx मतलब सबका एरिया क्या होगा, y into dx, y into dx। और यहाँ पे कट करोगे तो y into dx, ये सारे y dx आप ऐड कर रहे हो जस्ट बिकॉज इट इज कंटिन्यू, कोई गैप नहीं बीच में, इट्स अ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस समेशन। तो उसको हम साइन अलग देते हैं। समेशन का ये वाला जो साइन है ये डिस्क्रीट समेशन है, 1 2 3 ऐसे, ये कंटिन्यूअस है, सो इसलिए इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इसके बाद ये रिलेशन आप रिप्लेस करोगे, रिप्लेस करने के बाद जो फॉर्मूलाज हैं उस फॉर्मूले को यूज करके आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे। नाउ फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं, ये फॉर्मूलाज आप इसका डेरिवेशन सीखने वाले हो। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूलाज कहीं से हमको पता चला, हमने खुद डेवलप किए एज अ मैथ स्टूडेंट, हमने डेवलप किए हैं वो, राइट। अभी आपको सिर्फ कंज्यूम करना है ये फॉर्मूलाज कैसे निकल के आ रहे हैं। ये जो मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनको वैसे भी 12th में डिटेल में पढ़ना है। अभी वी हैव टू लर्न टू अप्लाई दिस, और वो एप्लीकेशन भी काफ़ी हैवी है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, राइट। तो अब प्रोसेस एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्या करना है। जब भी आपको इस तरीके का कुछ दिया है y dx, x1 से x2, राइट, ये निकालने के लिए बोला गया, आपने पहले क्या किया, रिप्लेस y एज अ फंक्शन ऑफ x, x दिया है, x स्क्वायर दिया है, sin x दिया है, cos x दिया है, जो भी दिया है उसको रिप्लेस करो। उसके बाद इंटीग्रेट यूजिंग फॉर्मूला एंड देन जब आपको मिल जाए वैल्यू, सो अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलो एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम करते हैं। थोड़ा सा आपको आदत होगी इस फॉर्मूले को लगाने की। पहले बहुत सिंपल प्रॉब्लम मैं दूंगा आपको। एक एरिया हमने दिया हुआ है, ये कर्व जो है y = x² है, ये दिया हुआ है अपने y = x²। बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट मतलब ये वाला,
ये वाला x इक्वल टू 6, दिस इज द एरिया। फाइंड वहां से नीचे से ऑन करना पड़ता है उसमें, ये ना, अरे ऐसे नहीं, नीचे से ऑन करो एक स्विच वाला, और 1 मिनट रुको, वो जो साइड वाला स्विच है ना, ब्लैक वाला जो प्लग लगा हुआ है, हाँ, एक सारे देखो ऑन करके, कोई तो एक ऑन करे, हाँ हो गया हो गया हो गया। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो ये ग्रीन एरिया है, हो गया 72 है आंसर। आप लोग करोगे, इसका आंसर आपका 72 आना चाहिए। हाँ हाँ, यस यस, आंसर वी विल राइट इन स्क्वायर यूनिट्स बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज अ यूनिट हियर। हो गया, आप लोग भी कंफर्म कर दो। 72 आया है आदित्य आपका। ये कोई नंबर से मुझे कॉल आ रहा था, इंक्वायरी लग रही है कोई, पता नहीं कहाँ से मेरा नाम है। ये तो इस नंबर पे भी आया जी, ठीक है, मैंने रिसीव नहीं किया। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा इन्वॉल्विंग ज़्यादा होगा ना इसमें, तब अभी तो ये बहुत सिंपल था। अब देखो, हमको एक कर्व कुछ ऐसा दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 है। ये भी क्वाड्रेटिक, तो ये x स्क्वायर है, बट ये कुछ डिफरेंट क्वाड्रेटिक होगा। हमें इतना पता है, ये रिलेशन को दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व, फाइंड एरिया बाउंडेड under curve this and the x-axis with the ordinates x equal to 5 and x equal to 10. Curve and x-axis with ordinates x equal to 5 and x equal to 10. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डिनेट लाइन हम बोलते हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेट लाइंस होती है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखो, ऑर्डिनेट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस।
जो भी कर्व है ये, हमको नहीं मालूम कैसा कर्व होगा ये, तो हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इसको। x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 7 है, ठीक है, कुछ ऐसा कर्व हो, ठीक। ये y है, ये x है, ठीक। अब मैंने ऐसा क्यों ड्रॉ किया कि मुझे समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 7 है, तो कुछ इस तरह। और ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है, ये पॉजिटिव है, तो 10th में पढ़ा ना पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो ये वाला जो नंबर है दिस इज लाइक दिस, ठीक है। बोले कि फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व, मतलब ये कर्व एक्स एक्सिस, अभी एक्स एक्सिस और ये कर्व तो दिख रहा है कुछ एरिया अनबाउंडेड है ना, अनबाउंडेड है। तो उसने बोला कि साथ में ये भी लो, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 10 भी लो। तो x इक्वल टू 5 लाइन होगी कुछ, मान लो ये वाली, दिस इज x इक्वल टू 5 और लेट्स से दिस इज x इक्वल टू 10। तो इस लाइन पे सारे कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 5 होंगे, इसमें सारे x इक्वल टू 10 होंगे। तो ये कर्व x एक्सेस और ये ऑर्डिनेट्स, तो ये वाइट का जो ये बाउंड्री बनाई है मैंने, बेसिकली आपको ये एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, ये एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10, x एक्सेस मतलब ये नीचे वाला और ये कर्व, ठीक। गाइस इतनी पूरी कहानी निकाल के आपको दी है, करना सिर्फ आपको ये है कि इस कर्व को x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 10 के बीच में आपको इंटीग्रेट करना है, बस। ना आपको इंटीग्रेशन में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मेरे पास एक इंटीग्रेशन इस तरीके से है, इंटीग्रेशन मुझे किसी ने बोला है fx प्लस gx, दो अलग अलग फंक्शन, इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो ये इंटीग्रेशन सेम होगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन नहीं है, यहाँ पे पहले ये है, फिर ये है और ये है, तीन फंक्शंस हैं, तो इनको तीनों को आपको सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा, ठीक। प्लस कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मान लो है, कोई भी कांस्टेंट है c, इसका इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट टाइम्स x होता है, c टाइम्स x। भाई x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हमने किया था। अभी कांस्टेंट मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, सोच सकते हैं कांस्टेंट मतलब x की पावर 0 dx। कांस्टेंट ऑलवेज कम्स आउट, कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, उसमें हमेशा बाहर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, c टाइम्स x की पावर 0 है, तो हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। भाई फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 था, राइट। तो 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 मतलब x, तो c x और नीचे 1। तो आपको मैं सीधा बता रहा हूँ कि कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट टाइम्स x हो जाएगा, बस। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ऐसे याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट dx इज नथिंग बट जस्ट कांस्टेंट टाइम्स x। और लिमिट लगानी पड़ेगी, जो लिमिट लगाते हो तो लगाओगे, लेकिन वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको अटेम्प्ट करके आप लोग इस कर्व का एरिया निकालना है x इक्वल टू 5 से लेके x इक्वल टू 10। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार कर रहे हो।
तो जैसे यहाँ पे आप लिखोगे ना इंटीग्रेशन x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू कहाँ तक आना है, 10 तक आना है, y dx, दिस इज व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। अभी y यहाँ पे क्या है, दिस कंप्लीट थिंग। सो ये चीज़ हो जाएगी इंटीग्रेशन 5 से 10 3x स्क्वायर, आई एम जस्ट रिप्लेसिंग y विद दिस, प्लस 6x प्लस 7 dx. I have replaced y with this given value, right? अब इन तीनों को आप सेपरेट कर लोगे, क्यों? इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx dx क्या होता है, fx dx gx dx, तो सेपरेट कर लिया हमने इनको। सेपरेट को इंटीग्रेट करो, सबकी वैल्यूज निकालो और फाइनल आंसर को सम कर दो। Treat these three values as some individual integrations. 3x square dx one task, 6x dx another task, 7 dx, इन तीनों को आपको अलग अलग हैंडल करना है। सॉरी, टेंथ की इंक्वायरी है, नहीं ये पहले का कुछ पता नहीं, तब मुझे लगा 10th की हो सकती है, सर लास्ट ईयर 9th की, वो भी 10th की हो गई। हाँ कलमाड़ी, तो उनका पेमेंट ज़्यादा आ गया है। हाँ। अच्छा ओ अच्छा अच्छा, नहीं बट इतने पेमेंट्स आए हैं क्या? सॉरी अभी हमने ये 3 उनको भेजना था, 35 30 वाला, तो 25 और 35 के 35 के 3 आए, मतलब इतने सारे पेमेंट मुझे सही में आए हैं क्या? वो दिख रहे हैं? नहीं मोबाइल पे दिख रहे हैं अपने स्क्रीनशॉट्स के। जनवरी में कोई पेमेंट आया उनका? देखो नहीं, जनवरी में बस वही बात है, दीपा ने लिखा था उसमें ड्यू डेट 20 जन, बट वो आया नहीं है पेमेंट। लास्ट पेमेंट 15 जन आया तो आया, ये हमारी एंट्री में नहीं था। हाँ ये गड़बड़ है कि नहीं, ड्यू डेट 23 रही होगी, उन्होंने 50 पे कर दिया, ड्यू मतलब फाइनल डेट होती है, तो उन्होंने पहले पे किया होगा। हाँ करेक्ट, यस ट्रू। हो गया क्या आंसर? थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा जिसमें लुक लिटिल ऑड आंसर, बट चलो अच्छा देख लेते हैं जिनको नहीं भी समझ में आया। दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 से 10 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 dx। यहाँ तक सबने लिखा था, यहाँ सब लोग आ गए, 6x ही था ना यहाँ पे, देख लो भाई, ठीक है। अब देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। दिस कैन बी हैंडल सेपरेटली, दिस कैन बी हैंडल सेपरेटली, दिस कैन बी, ठीक। अभी 3x स्क्वायर का अगर मैं फोकस करूं, जब भी कांस्टेंट रहेगा साथ में, कांस्टेंट सिर्फ आगे ऐड हो जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था वैसे, दिस कांस्टेंट विल जस्ट कम आउट एंड वॉट एवर इज योर रिजल्ट उस पर अटैच हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर का अगर आप सोचो तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, so this will be this first, let's call it first, second and this constant is third। तो फर्स्ट वाला पार्ट मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, डू यू गाइस एग्री? प्लस दूसरा वाला पार्ट मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x, और इसमें हमें लगानी पड़ेगी अब लिमिट x इक्वल टू 5 से 10। अभी x को
क्या टेन से भी अप्लाई करना यस यस यस, पहले बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, है ना। सो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x। हमेशा याद करना है, याद रखना इंटीग्रेशन में ना पावर हमेशा एक से बढ़ जाती है। जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था दैट वाज अ क्वाड्रेटिक, आफ्टर इंटीग्रेशन इट बिकम्स अ क्यूबिक। डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है, पावर एक कम आ जाती है। ठीक, अब लिमिट लगा लो आप 5 to 10, सो दिस विल बी गेट्स व्हाट, क्या 10 क्यूब, सो 1000 प्लस ये हो गया 300, 1300 प्लस 70 माइनस 125, 25 3 75 और ये 35। आई हैव जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ एक्स एस 5, तो ये 5 क्यूब 125, 5 स्क्वायर इज 25, 3 जा 75 एंड दिस इज, ओ सॉरी प्लस, ये यहाँ पे सब प्लस होंगे, यहाँ पे माइनस है। अभी मैंने ब्रैकेट रखा हुआ। अब देख लो ये कितना हो गया, 1300 1370, 1370 माइनस कितना हो गया 235, दैट इज योर आंसर। कितना हो गया 1135, हाँ 70 35 35 और 11 13, एवरीवन सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन अभी और करेंगे इसमें, प्रैक्टिस काइंड ऑफ। अगर कोई का एक कोई और एक्स्ट्रा रिलेशनशिप जैसे है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, तो पहले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले क्या बोलेगा, x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन इंटू फॉर्मूला लगाकर से यूटिलाइज करके उसके बाद ये करते हैं। That's one way to understand. Yes, yes, correct. That's one way to understand this. चलो अभी एक वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ा सा इसमें ना। आपको ये जो प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी ऑड लग सकती है गाइस, लेकिन ये चीज़ अगर आप समझ गए, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चों का एक पेन एरिया है, जो स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली बोर्ड्स के लिए भी एक पेन एरिया है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा यूज है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बड़ा पेन एरिया रहता है क्योंकि हम इसको कभी समझ नहीं पाते कि इंटीग्रेशन को यूज़ कैसे करना है। तो एक वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको एक छोटा सा डेमोज कर दूंगा कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मास के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ऑल ऑफ यू नो दिस फॉर्मूला। m इज इक्वल टू v इंटू d। तो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है, इसका मास m मुझे निकालना है, अगर मुझे इसका वॉल्यूम पता है, इसका वॉल्यूम v है और इसकी डेंसिटी d है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू वी डी। इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन में एक छोटा सा एजम्पशन है जिसके बारे में कभी सोचते नहीं हो। वो एजम्पशन ये है, एनी गेसेस? एजम्पशन क्या है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले? एनी गेसेस? एजम्पशन ये है कि द डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। मतलब
mass is uniformly distributed. मतलब इस पॉइंट पे जो डेंसिटी है, इस पॉइंट पे डेंसिटी इस पे सेम है, तो हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक इसमें एजम्पशन रहता है। मान लो अगर ये यूनिफॉर्म ना हो तो आप ये नहीं कर पाओगे। इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसा ही है जो आप करने जा रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, बट स्टिल दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द मास। अब जरा इस पूरी प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम ना देख के एज ए स्टोरी देखना, एज अ स्टोरी देखना कि मैं क्या स्टोरी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रॉड है ऑफ लेंथ कैपिटल एल, मतलब मेरे पास एक रॉड है, इसकी लेंथ टोटल जो है वो कैपिटल एल है, ठीक। साथ साथ आप भी प्रॉब्लम नोट करते जाइए। प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे प्लेस कर दिया है इस तरीके से, ठीक। मतलब यहाँ पे हमारा ओरिजिन x इक्वल टू 0 और ये क्या हो गया, x इक्वल टू l कोऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि ये टोटल लेंथ l है। द लीनियर डेंसिटी, द प्रॉब्लम सेज लाइक दिस, द लीनियर डेंसिटी which says mass per unit length, ठीक है। linear density rho of the rod varies with the distance from the origin as rho is equal to a plus bx। सब समझाऊंगा मैं, लिखते जाओ अभी, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ a, b and l। Question is, find mass of rod in terms of A, B and L। चलो, ये अपनी आज की लास्ट प्रॉब्लम है, इसमें टाइम लगेगा। You have to first listen very carefully to what I'm telling you। प्रॉब्लम बता क्या रहा है आपको, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक रॉड को हमने अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसे रख दिया, ठीक है। ये मान लो x इक्वल टू 0 है। वो बोल रहे हैं कि इसकी टोटल लेंथ तो L है और इसकी डेंसिटी जो है वो A प्लस bx है। एंड दिस इज व्हाट काइंड ऑफ डेंसिटी, इट इज नॉट मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो वॉल्यूम नहीं बोल रहा, बोला दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। और ये चेंज हो रही है, ये चेंज हो रही है। क्या बोलना चाह रहा है वो, ये बोलना चाह रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो इस पॉइंट की डेंसिटी कुछ अलग है, इस पॉइंट की डेंसिटी कुछ अलग है, इस पॉइंट की डेंसिटी कुछ अलग है, और ये बढ़ती जा रही है इस तरीके से। और रिलेशन दिया है अपने को a प्लस बी एक्स, ए और बी कोई कॉन्स्टेंट्स है। टू गिव यू ए पर्सपेक्टिव, अगर मैं x इक्वल टू 0 पे देखूँ, जस्ट x इक्वल टू 0 पे देखूँ मैं, तो एज पर दिस रिलेशन डेंसिटी मेरी यहाँ पे होगी जस्ट a, बिकॉज x इक्वल टू 0। अगर मैं x इक्वल टू 1 पे आ जाऊँ तो दिस विल बी a प्लस बी। x इक्वल टू l पे आ जाऊँ मैं, a प्लस बी एल। तो हर जगह इसका मास पर यूनिट लेंथ अलग है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे नॉर्मली ये क्वेश्चन करना हो और कोई बोले कि हाँ भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास पर यूनिट लेंथ इज दिस और लेंथ इज 12, तो किसी अगर आप ना 9-10 के बच्चे से बात करो तो क्या बोलेगा कि सर ये तो बहुत सिंपल है, मास विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। यही तो बोलेगा वो कि भाई पर यूनिट का मास जो है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। यही तो बोलेगा वो। गाइज ये हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर ये पूरी चीज यूनिफॉर्म रहती, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा मास पर यूनिट लेंथ सेम होता है, जैसे कांस्टेंट वैल्यू लेट से 3, तो 3 इंटू एल कर देते, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 इंटू एल कर देते। बट यहाँ पे डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ कुछ अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, इसलिए हम इसको नॉर्मली ऐसे नहीं कर सकते। क्या ये बात आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हो? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज चेंजिंग, राइट। तो अब क्या करें? नाउ इंटीग्रेशन विल कम टू योर रेस्क्यू। कैसे? हम मानते हैं कि ये सब जगह ऐसे चेंज हो रही है, हम एक काम कर सकते हैं कि यहां से कुछ x डिस्टेंस पे, कुछ जनरल x डिस्टेंस पे, ये x है, यहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेते हैं dx थिकनेस का। ये स्ट्रिप इतना छोटा है कि इस रीजन में हम इसको यूनिफॉर्म a प्लस बी एक्स ले सकते हैं। तो अगर मुझे इस छोटे से स्ट्रिप का मास लिखना होता, छोटे से स्ट्रिप का मास, तो उसको मैं m ना लिख के लिखता dm पहले तो, और इसको मैं लिखता कि इस समय मास पर यूनिट लेंथ इसका क्या है, a प्लस बी एक्स, क्योंकि एट ए डिस्टेंस x मास पर यूनिट लेंथ इज a प्लस बी एक्स। और चूंकि मैंने dx थिकनेस का एक लिया है, तो इसका लेंथ कितना है dx, इसको अगर मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये dm आ जाएगा, छोटा सा मास। किसका मास? इस छोटे से स्ट्रिप का मास। क्या आप लोग ये चीज अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि ये dx लेने से क्या फायदा हुआ कि चूंकि ये बहुत छोटा है तो हमने इस रीजन में इसकी वैल्यू a प्लस बी एक्स ले ली, जो लेट से स्टार्टिंग में थी, ये ले ली, और फिर उसको dx थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा dm आ गया, क्योंकि दिस इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ दिस। बट क्या हमको ये चाहिए था? नहीं, उसने बोला था रॉड का मास निकालो। तो रॉड का मास कैसे निकलेगा? ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स की, ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स जो आपने काटे हैं, डीएम जो आपने काटे हैं, इनको अगर आप ऐड करते जाओगे तो आपको रॉड का मास मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो इसका मतलब रॉड का मास क्या होगा? रॉड का मास होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इंटीग्रेशन मतलब कंटिन्यूअस समेशन, कंटिन्यूअस डीएम्स को ऐड करते जा रहे हैं। अब डीएम क्या है? ये है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। क्या आपको इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाना? नहीं सर, रॉड का एक एंड 0 पे है, दूसरा एंड x इक्वल टू एल पे है, तो 0 से l इसकी लिमिट लग गई। आपको समेशन करना है, बट ऐसा नहीं कहीं तक भी, 0 से l तक। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करना अपना काम है, इसको सॉल्व करना अपना काम है। a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो पहले मैंने क्या बताया था कि दो अलग अलग को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। हाँ, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, यस। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां से देखो मैं यहां पे आ रहा हूं, थोड़ा सा ये वाला एरिया यूटिलाइज कर रहा हूं, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक। सो इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन 0 से l a dx प्लस बी एक्स सेपरेट कर लिया दोनों को अलग अलग। अभी जो पहले के प्रॉब्लम में किया था एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स वाले सब अलग अलग कर लिया था। ए कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाना है एज इट इज, ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एज इट इज। सिर्फ dx का क्या हो जाएगा?
एक्स, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन याद रखो क्या होता है, x, ऐसे भी याद रखो dx इज x। अगर कोई कांस्टेंट होता a dx तो ax, क्योंकि a तो साथ में लग गया जाके बस, तो ये हो गया ax, bx, ये b तो कांस्टेंट है, हाँ, तो ये x dx विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2। इस पे आपने लगानी है लिमिट्स 0 से l। l लिखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, al प्लस bl स्क्वायर बाई 2। इन प्लेस ऑफ x यू आर इंजेक्टिंग वैल्यू एज l एंड माइनस, डू यू गाइज अप्रिशिएट, इट विल बी 0, वो 0 हो जाएगा। So this will be AL plus BL square by 2. That is your final answer. AL plus BL square by 2. This is the mass. कोई confusion है आप लोगों को, बता दो। अब समझो इस चीज में अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन का टूल नहीं होता, so we couldn't have solved this because this is totally where, मतलब यहाँ पे डेंसिटी हर पॉइंट पे अलग है, तो इसका मास निकालना हमारे लिए इम्पॉसिबल था अगर हमारे पास ये टूल नहीं होता। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। हमने स्टार्ट एरिया से किया था और ऐसे प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में बहुत आने वाले हैं 12th में, 11 12th में, दोनों 12th में ज़्यादा आएंगे, 11th में थोड़े थोड़े आएंगे। ठीक है, तो आप कुछ प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये आप लोग करो थोड़ा सा। आज थोड़ा हैवी सेशन था इन टर्म्स ऑफ, तो ज़्यादा कुछ वेक्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे, आज वेक्टर्स हम लोग फ्राइडे को स्टार्ट करेंगे। देखो नहीं हुआ क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, लेकिन ट्राई तो आप लोग करो। यहां पे बोल रहे हैं momentum of a particle, momentum of a particle changes with time, changes with the time as, रिलेशन दिया है अपने को dp by dt, this is rate of change of momentum with respect to time, dp by dt as 10 plus 2t, 10 plus 2t, this is given to us। this is another variety जहाँ पे हमको rate of change of momentum दिया। गाइस मैंने आपको बताया dy by dx क्या होता था, dy by dx, this is rate of change of y with respect to, हाँ, तो ये क्या दिया हुआ है, p मतलब मोमेंटम, t मतलब टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये दिया। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं, अच्छा कुछ और भी दिया हुआ है, एट t इक्वल टू 0 p इज 0, ये भी दिया है। स्टार्टिंग में आप ले लो कि t इक्वल टू 0 पे p जो है वो 0 है, मोमेंटम 0 है। What will be the momentum at t equal to 10? What will be the momentum at t equal to 10 seconds? अब लाइफ में सुन लो पहले मेरी बात, यहाँ पे लाइफ में जब भी कुछ ऐसा आपको दिखे कि एक का रेट ऑफ चेंज दूसरे के टर्म में दिया हुआ है और जो पूछ रहे हैं वो रेट ऑफ चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअल क्वांटिटी की वैल्यू चाह रहे हैं कि व्हाट विल बी द मोमेंटम। अभी हमारे पास मोमेंटम तो है नहीं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हमारे पास मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता तो t इक्वल टू 10 डाल देते, निकाल लेते।
बट दिया क्या है, रेट। तो इसका सिंपल तरीका होता है गाइस, जो चीज़ मोमेंटम निकालनी है वो वेरिएबल यही छोड़ते हैं हम लोग, और ये dt को उठा के ले जाते हैं इधर। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा यूनिफॉर्म करके लिखते हैं, वो होता है dp इज इक्वल टू 10 प्लस 2t, और वो dt को भेज दिया हमने इस तरह। अब dp से हमको p पे आना है, इसका मतलब हमें दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो अगर एक जगह किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा। ठीक, अब ये यहाँ पे इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या है, टाइम। यहाँ पे क्या है, मोमेंटम। उसने क्या बोला, t इक्वल टू 0 पे p0 मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम्हें यूज़ करना है। तो तुमने कहा कि ये लिमिट जब t इक्वल टू 0 था तो ये मोमेंटम 0 होगा। t इक्वल टू एनी टाइम t पे मोमेंटम क्या होगा, एनी p होगा। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, जब मैं आपको बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ dx इक्वल टू x। इंटीग्रेशन ऑफ अगर dt होगा तो t हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy होगा तो ये y हो जाएगा। अगेन वही चीज़, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको पता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी तो पता है आपको। तो हमको अगर ये मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ dx x था, तो dp भी क्या हो जाएगा, p, और लिमिट लगेंगे आपकी 0 और p। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या मुझे आप इसको सॉल्व करके बता सकते हो क्या आंसर आएगा? ये बिल्कुल वही है जैसे आपने x पे इंटीग्रेट किया, यहाँ पे p पे इंटीग्रेट कर रहे हो। यस, वेरी गुड। दिस विल बी 10t प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से t, 0 से t। नहीं, अभी तो लिमिट लगानी पड़ेगी। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या तो यूल पुट t इन प्लेस ऑफ t, t स्क्वायर, और 0 हो जाएगा वो। अब थोड़ा देखो कहाँ से कहाँ पहुँचे हम लोग। यहाँ पे एक पॉज लेते हैं और देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। हमको एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दिया था, हमें एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दिया था। हम इंटीग्रेशन टेक्निक यूज़ करके उस क्वांटिटी के रिलेशन तक पहुँच गए। एक बार अगर ये होता तो यहाँ से dp बाई dt क्या निकालते आप लोग, उसको भूल जाओ। अगर यहाँ से dp बाई dt निकालते तो कैसे निकालते, याद है फॉर्मूला? 10t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन, उल्टा dp बाई dt कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा चलो, y इज इक्वल टू 3x, यहाँ से dy बाई dx क्या होगा, याद है? 3, ओनली 3। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स 12x, याद आ गया? तो 10t का क्या हो जाएगा, 10 t स्क्वायर का 2t। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेसेस। When we integrated this function, we got this. When we differentiated this function, we again went back to this. Integration and differentiation are reverse processes. तो ये चीज़ भी आप याद रखो। आंसर हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुका था। P इज इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर। उसने क्या पूछा, What will be the momentum at t इक्वल टू 10? तो अब आपको कुछ नहीं करना है। t इक्वल टू 10 के लिए 10 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर, 100 प्लस 100 200। मोमेंटम होता है केजी मीटर पर सेकेंड। वो यूनिट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हम यहाँ मैथ्स का पार्ट सीख रहे हैं, यूनिट इज नॉट इंपॉर्टेंट अभी के लिए। बट आप इस प्रोसेस को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है।
जब भी रेट ऑफ चेंज दिया है, रेट ऑफ चेंज यूज करके हमको एक्चुअल रिलेशन निकालना है। मतलब गाइस इसमें इंपॉर्टेंट पूरे कहानी में क्या है, ये सब प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि आप इस चीज को समझो, इस टूल को समझो। अगर मेरे पास dy बाई डी एक्स दिया है, चलो मान लो मैंने कोई किसी ने दिया है कि dy बाई डी एक्स, दिस इज 1 प्लस लेट्स से 2x, 1 प्लस 2x। अब मुझे बोला कि ये यूज करके फाइंड y एज अ फंक्शन ऑफ x। उल्टा जनरली हमको क्या देते हैं वो, y is some function of x and they ask us to find dy by dx। तब आप डिफरेंशिएट करते हो। अभी आपको dy by dx दिया है और वो फंक्शन पूछा है, तो आप इंटीग्रेट करोगे उसका उल्टा। इंटीग्रेट करने के पहले क्या करोगे आप, जो x का वेरिएबल x की तरफ और y अपना अकेले, ठीक। तो इसको आप लिखोगे कैसे, dy इज इक्वल टू 1 प्लस 2x dx। अब इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, ये है dy, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x dx। dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा, अभी 1 dx का हो जाएगा x, 2x dx, 2x dx, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल होगा, जो हो चुका है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हुआ तो ये x स्क्वायर आ गया, ये अपना आ गया। अब अगर आप खुद देखो, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल रीच हियर फ्रॉम दिस फंक्शन, इफ यू डिफरेंशिएट यू विल गेट 1 प्लस 2x। तो रिक्वायरमेंट कैसी भी हो सकती है, आपको वो रेट ऑफ चेंज दे देंगे और डिपेंडेंसी निकालेंगे, फंक्शनल रिलेशन निकालेंगे, जो आपसे इसमें करवाया है इसने। dp बाई dt दिया और p एज ए फंक्शन ऑफ t निकलवाया। मैं ये लास्ट स्टेप तो सिर्फ ये था कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग द वैल्यू इन जनरल, दे जस्ट आस्क एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो उन्हें प्लग इन कर दिया। लेकिन मेन काम कहाँ तक किया था, मेन काम तो यही दिखता, दैट वाज इंटीग्रेशन। दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। तो उनको दोनों चीजें आनी चाहिए, राइट। थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आएगी इसको, क्योंकि ये चीज ऐसी है, आप पहली बार कर रहे हो, यू विल नॉट गेट स्ट्रेट इन योर हेड फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन जब थोड़ा सा इसको करना शुरू करोगे ना, ये विल स्लोली एंड नेचुरली गो इन योर डीएनए। आराम से आप इसको करोगे। अच्छा ये दिया, ये करना, हाँ ठीक है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। अपने को दिया हुआ है dy बाई डी एक्स एज एक्स स्क्वायर, और पूछा गया है फाइंड, और ये भी दे दिया है एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है। बोल रहा है फाइंड y एज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या चाहिए, y इज इक्वल टू समथिंग इन x चाहिए, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग।
हो गया? देखो, सबसे पहला काम, डी वाई को अकेला छोड़ो और डी एक्स को उसके घर में ले जाओ। डी एक्स का घर कहाँ होता है? एक्स के साथ, तो ये लिख लिया इस तरह से। ये तो पहला स्टेप सब में सेम ही होगा। फिर इंटीग्रेशन का साइन, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। अब लिमिट्स लगाने, वो बोल रहा है x इक्वल टू 0 पे y 1 है, x इक्वल टू 0 पे y 1, x इक्वल टू x पे कुछ y होगा। दैट इज आवर जनरल रिलेशन, राइट? सो दिस विल बी dy का इंटीग्रेशन हो गया y, लिमिट हो गई 1 से y, और x स्क्वायर dx क्या हुआ? x क्यूब बाई 3, और लिमिट क्या हो गई? 0 से x। ये समझ में आया सबको? राइट? तो यहां से क्या आ जाएगा? y माइनस 1, अपर लिमिटेड वैल्यू माइनस लोअर लिमिटेड वैल्यू। y को y रखा तो y आया, 1 रखा तो 1 आएगा ऑब्वियसली, y माइनस 1। दिस विल बी इक्वल टू x को x रखा तो x क्यूब बाई 3 रहेगा, माइनस 0, तो x इक्वल टू 0 पे 0 ही होगा वो। क्योंकि y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो एवरीथिंग एक्सेप्ट y शुड बी पुश्ड टू द राइट हैंड साइड, तो 1 को हम उधर पुश कर देंगे, तो x क्यूब बाई 3 प्लस 1। दिस इज योर रिलेशन, दिस इज योर रिलेशन। ठीक है? कुछ और फॉर्मूलेस देख लो। अभी तुमको सिर्फ मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है? इसके कुछ स्पेशल केस है। अगर सिर्फ dx लिखा है तो ये हो जाएगा x, अगर कुछ कांस्टेंट टाइम्स x की पावर n dx, कुछ कांस्टेंट टाइम्स x की पावर n dx है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मतलब एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर कांस्टेंट हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ c टाइम्स y dx, दिस विल बी सेम एज कांस्टेंट कम्स आउट एंड y dx। कांस्टेंट इज जस्ट मल्टीप्लाइड एज यूजुअल। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास dx का। अब कुछ हमको याद रहना चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये याद होना चाहिए x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ से आता है बट याद भी होना चाहिए, टाइम बचता है, ये करने से टाइम लॉस होता है। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, दिस विल बी x क्यूब बाई 3। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब जो फंक्शन आपको ये आ रहे हैं, इनको एक बार डिफरेंशिएट करके देखना और देखना कोई ये मिलता है कि नहीं। अगर आप x क्यूब बाई 3 को, अगर आप x क्यूब बाई 3 को डिफरेंशिएट करो, मतलब इसका dy बाई dx निकालो, तो आपको मालूम है क्या आने वाला है? 3x स्क्वायर और बाई 3 एज इट इज आ जाएगा, तो वापस क्या आ गया? x स्क्वायर। तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस, राइट? अगर x है, x को इंटीग्रेट कर रहा हो तो x स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2x बाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बाई 2 कैंसिल हो गया, वापस x आ गया। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आर एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, ये माइनस cos x, माइनस cos x। अच्छा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस साइन x, तो अगर इसको करोगे तो ये आएगा माइनस माइनस साइन x, तो प्लस साइन x आ जाएगा, तो वही चीज।
ऐसे ही cos x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जस्ट sin x। फॉर्मूलेज है तो बस दिमाग में डालने हैं अभी के। 1/x dx इसका इंटीग्रेशन होता है log x। log फंक्शनल आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन अभी लिख सकते हो आप ऐसे फॉर्मूला। log फंक्शन अगर नहीं पता तो ओके। पहले बोर्ड सिलेबस में हुआ करता था 9th-10th के, हटा दिया गया। अब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे इसको 11th-12th में। log x कितने लोगों ने log x पढ़ा हुआ है? बेसिक log फंक्शन पता है जिनको? हाँ तुमको तो पढ़ा होगा। हाँ तुमको पता होगा नहीं? आईसीएसई बोर्ड में आपको 9th से पढ़ाया नहीं है लॉगरिथम्स? हटा दिया था। अच्छा कुछ स्कूल्स हटा देते हैं, वैसे तो सिलेबस में है। देखो log x कुछ होता नहीं है बेसिकली। log अगर हम लिख रहे हैं एक नंबर का, इसका एक बेस होता है b, ठीक है। और मान लो इसको हम बोल रहे हैं x, इसका मतलब ये होता है कि b टू द बेस x इज इक्वल टू a। ये एक्सपोनेंशियल का एक दूसरा फॉर्म है, ठीक है, रिवर्स फॉर्म है बोल सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे लिखा मैंने 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 क्यूब इज 8, तो इसमें बोल सकते हैं log 8 टू द बेस 2 इज 3। मतलब 2 की क्या पावर करें कि ये आ जाए, राइट। तो सिमिलर log a b इज इक्वल टू x, b टू द पावर x इज इक्वल टू a, ठीक है। अभी छोड़ तो ज़्यादा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी ज़्यादा उस तरफ जाते नहीं है, कंफ्यूज हो गया आप लोग। बस फॉर्मूला याद रखो कि 1/x का log x होता है। ये फॉर्मूला स्टार्टिंग के लिए क्रिटिकल है, ये फॉर्मूले क्रिटिकल है। तो एक तो x की पावर n वाला और ये दोनों फॉर्मूले। चलो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन के करो आप लोग। इंटीग्रेशन 0 से 1 3t स्क्वायर माइनस 2t dt, ठीक है। इंटीग्रेशन 4 cos t प्लस t स्क्वायर dt, ठीक है। इसको मतलब नॉर्मली इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स नहीं है, इनडेफिनिट, तो बस इतना ही लिखा होगा। तो जो फंक्शन आएगा दैट विल बी योर आंसर। इसमें आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा फाइनल आंसर। इसमें जो आपका फंक्शन आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद दैट विल बी योर फाइनल आंसर। जीरो टू 2x dx। फिर एक प्रॉब्लम है d, अभी आप लोग सब लोग ही समझते हो ना, π/6 π/3 क्या एंगल है ना, रेडियन। तो ये sin x dx और e 0 से पाई 0 से π/2 कर देता हूँ। चलो मैं 0 से π/2 cos x dx। π/2 इज 90। जिनको नहीं याद उनको बता देता हूँ। π/2 इज 90 डिग्रीज, π/3 is 60 degrees and π/6 is 30 degree। ये आपको 3 मिलने वाला है।
को भेजी थी मैंने। डन है, थोड़ा वेट करते हैं। आप दोनों के भी हो गए? चलो, पहले वाले का आंसर आ गया सबका? जीरो आ रहा है? सबका जीरो आ रहा है? ओके, सब डन। दूसरे वाले में क्या फंक्शन आ रहा है निकल के? 4 sin t, yes, that's correct. Yes, t cube by 3 प्लस इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा बिकॉज यहाँ पे लिमिट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 sin t प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अगर आपने इसको मिस किया है तो ठीक है, यूजुअल मिस्टेक है, बट ऐड कर देना चाहिए टी क्यूब बाई 3। इसका आंसर क्या है? थर्ड सेकंड सी वाले का 4, सबका 4 आया है? ओके, इसका आंसर चलो करते √3 क्या रहा है? बाई 2। चलो देख लेते हैं। देखो, पहला काम होता है ना इसको इंटीग्रेट करना। देखो, पहला हमको सिर्फ इंटीग्रेट करना है इसको,
तो साइन एक्स का फॉर्मूला मैंने बताया थोड़ी देर पहले, देखो माइनस कॉस एक्स। तो पहले इसको कर दिया हमने, इसको करना हूँ, चलो अलग पेज पे कर लेता हूँ। π/6 से हमको लेके जाना है π/3 तक साइन एक्स dx। तो इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस एक्स, और इसमें हम लगाएंगे अब लिमिट्स। ये लोअर लिमिट है, ये मेरी अपर लिमिट है। इन लिमिट्स का मतलब क्या है कि इस फंक्शन की वैल्यू एक बार इस पे माइनस इस पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस π/3 माइनस फिर से एक माइनस कॉस π/6। माइनस cos x स्क्वायर और 2 आना चाहिए ना। नो 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 डियर, ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स। आप लोग बार बार वही कंफ्यूज हो रहे हैं, ये कॉस और एक्स नहीं है डियर। रिमेंबर दिस इज कॉस ऑफ एक्स। हाँ, अगर इसमें एक एक्स में और मल्टीप्लाई कर दो तो आप सोचो वैसा, ठीक है ना। सो दिस इज माइनस कॉस, तो कॉस π/3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2 और लगा माइनस, तो हो जाएगा -1/2। ये माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं पहले, ठीक है। cos π/6, cos π/6 is √3/2। That is your answer. So 2 is this, the √3 minus 1 upon, ठीक है जैसे ना, अंडरस्टूड। इसको ऐसे मत देखो कि साइन ऑफ एक्स dx है, नहीं दिस इज साइन ऑफ एक्स, दिस इज अ डिफरेंट फंक्शन। वो क्या है x dx, दैट्स अ डिफरेंट फंक्शन, दिस इज अ लीनियर फंक्शन y इक्वल टू x, दिस इज y इक्वल टू साइन x। तो लास्ट वाला 0 से π/2 cos x dx 1/2 आ रहा है, 1/√2। चलो देख लेते हैं cos x dx, तो cos x का होगा sin x, और लिमिट लगाएंगे हम 0 से π/2। cos x का सिर्फ sin x होता है, माइनस नहीं होता है, 0 से π/2। तो ये हो जाएगा sin π/2, sin π/2 दैट्स अपर लिमिट वैल्यू माइनस sin 0, क्योंकि ये लोअर लिमिट की वैल्यू। तो दिस इज 1 माइनस 0 विच इज 1, इसका आंसर 1। ठीक है, सो आज इतने ही रखते हैं। कल अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आज का, वीडियो रिकॉर्ड हुआ है तो पब्लिश हो जाएगा। अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आए तो दोबारा वीडियो देख सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसके बिना हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगी 12th की फिजिक्स। तो ये प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज कर लेना घर जाकर, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच।